गलत रास्ता कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, यही जानेंगे हम आज की इस कहानी से। जब 5 टीनेजर्स एक गलत रास्ता लेकर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनके पीछे एक ऐसी कुदरत आफत पड़ जाती है जो कि किसी भी तरह से उन्हें अपना शिकार बनाना चाहती थी, तो आखिर यह क्या चीज है और ये बच्चे इससे कैसे बचेंगे? चलिए जानते हैं इस कहानी से। फिल्म की शुरुआत में हमें यंग लड़के को जंगल से होकर भागते हुए देखते हैं। वह काफी डरा हुआ था। वह एक जगह पर आकर बैठ जाता है। वह बहुत थका हुआ था। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, मानो ऐसा लग रहा हो जैसे कोई चीज उसका पीछा कर रही हो। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक बस को दिखाया जाता है जिसमें 5वीं टीनेजर्स अपने फैमिली ड्राइवर के साथ एक फील्ड ट्रिप पर निकले होते हैं। इन टीनेजर्स के ड्राइवर का नाम जोसेफ होता है, जो कि यह काफी अच्छी आदत वाला बंदा था। यह सभी लोग बस में मजा करते हुए जा रहे थे। तभी रेडियो पर एक न्यूज आती है जिसमें बताया जाता है कि आज रात फुल लूनर एक्लिप्स यानी ग्रहण होने वाला है, जो कि हर 20 साल में एक बार होता है। जोसे इसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड था, लेकिन टीनेजर्स को इसकी कोई परवाह नहीं थी। हम देखते हैं कि ये रास्ता जंगलों से होकर गुजरता है, जहां कुछ दूर आगे जाने पर ही जोसेफ को अपनी गाड़ी रोक नहीं पड़ती है, क्योंकि आगे का रास्ता बंद था। आगे बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हुई थी और शादी यहाँ पर एक क्रेन भी खड़ी थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वो लोग आए तो थे, लेकिन वो यहाँ पर है नहीं। अब इतनी दूर आने के बाद जो सिर्फ वापस नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो एक शॉर्टकट लेता है, जो कि एक सही फैसला तो नहीं था, लेकिन इनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। और यहीं पर हम एक इंसान का हाथ देख पाते हैं जो कि लड़कियों में दबा हुआ था। खैर, अब आगे बढ़ने पर ये लोग एक ऐसे रास्ते पे पहुंच जाते हैं मानो सर्दियां आ गई हों। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। जंगल और भी ज्यादा घना होता चला जाता है और कोहरा भी और बढ़ने लगता है, और साथ ही हमें यहाँ पर कुछ जानवरों के कंकाल भी दिखते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ही किसी और दुनिया में चले गए हो, लेकिन आगे बढ़ने पर इन्हें फिर से रुकना पड़ता है, क्योंकि रास्ते के बीच एक मारा हुआ जानवर पड़ा था जो सिर्फ उसे हटाने के लिए जाता है। लेकिन ऐसा करने के बाद जब वो वापस लौटता है तो वो अकेला वापस नहीं आता। उसके साथ एक और आदमी भी होता है जिसने उसे गन पॉइंट पर ले रखा था। इसका नाम है पेट्रोल, जो कि एक साइको सीरियल किलर है, जो कि बच्चों को अपना शिकार बनाकर उनकी जीप काट लिया करता था। 2 साल पहले इसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही ये वहां से भागकर इन जंगलों में आकर छिप गया। अब इन बच्चों को होस्टेज बनाकर ये शहर जाना जाता था। सभी बच्चे से बहुत डर जाते हैं और जोसेफ भी उसे शांत रखने के लिए उसके कहने पर ही ड्राइव करने लगता है। अब ये लोग धीरे धीरे एक टनल में इंटर करते हैं। ये काफी बड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसका कोई अंत ही ना हो। टेंशन में कोई भी नोटिस ही नहीं करता कि यह बोर्ड पर लिखा था कि यह एक मिलिट्री जोन है और इसमें आम लोगों का जाना मना है। खैर, इस टनल में एंटर होने के कुछ ही देर बाद इनकी यह वैन खराब हो जाती है। पेट्रोल एक बच्चे को गन पॉइंट पर लेकर इसे जल्दी ठीक करने के लिए कहता है, जो उसे पूरी कोशिश तो करता है, लेकिन उसे परेशानी समझ नहीं आई। और तभी इन्हें बस की रोशनी में दूर सड़क पर सामने कोई चीज नजर आती है। उसका रंग काला था। वह चमगादड़ जैसी दिख रही थी। तो पेट्रोल जोसेफ को भेजता है उससे चेक करने के लिए। तब यह चांद से टनल्स की लाइट भी चली जाती है, और अब जैसे ही जो सिर्फ उस चीज के पास पहुंचता है, वह चीज उठकर खड़ी हो जाती है। वह चीज उसकी जान ले लेती है। अंधेरे में कोई भी ठीक से कुछ देख नहीं पाता, लेकिन जोसेफ की चीखों से सभी की हालत खराब हो जाती है, और खास तौर पर इनमें से पेट्रोल बहुत डर चुका था। वो अभी यहाँ से निकलना चाहता था। गाड़ी चाबी जोसेफ के पास होती है, लेकिन पेट्रो की हिम्मत नहीं होती बाहर जान की, तो वो इन्हीं बच्चों में से एक को भेजता है और आखिरकार बेस बाहर जाती है चाबी लेने के लिए। जोसेफ हालत देखकर वह बहुत डर जाती है, क्योंकि उसके शरीर का हाल बहुत बुरा था। जिसेस को टनल के कोने में एक अंधेरा साया नजर आता है, और जैसे ही वो टॉर्च हो करती है, वो एक एक कोने में छिप जाता है। लेकिन वे समझ जाती है कि ये वही क्रीचर है जिसने जोसेफ की जान ली है, जो कि इंसान जैसा दिख रहा था। अब बेस भागकर वापस गाड़ी में जाती है। जो भी उसने देखा वो इन सभी को बताती है,
और रेज उसे चाबी इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बस तो खराब हो चुकी थी और अचानक से उन्हें बस के ऊपर किसी के भारी पैरों की आवाज सुनाई देती है और इस स्कचिंग की आवाज भी। अभी ये लोग बस में भी सेफ नहीं। पेट्रो ऐसा मरना नहीं चाहता था, तो वो बस से उतार ज्यादा है उसे क्रिएचर का शिकार करने, लेकिन उल्टा उसकी ही जान चली जाती है। यह बच्चे बस का दरवाजा बंद करके किसी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह खतरनाक क्रिएचर अपने नौकरले नाखूनों से दरवाजा खोलकर बस के अंदर आ जाता है। अब यह डर से सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरा दरवाजा भी जय हो चुका था। अब इसी सब में बेस को याद आता है कि उसके लाइट दिखाने पर यह क्रिएचर छिप गया था, तो इस बार भी ये वैसा ही करती है। यह सभी उसे फ्लैश लाइट से डराकर बस से बाहर कर देते हैं। टनल के पास से ही एक साइड भी मिलता है जहां से यह नीचे जाने लगते हैं, लेकिन नीचे तो पूरी भूल भूल थी और बहुत ही ज्यादा अंधेरा भी, इसलिए इन यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। अब ये लोग एक रास्ता पकड़कर एक रूम में चले जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कैंडल्स पड़े हुए और साथ ही एक फ्लोर मैप भी था। जीना पता जाता है कि जनरेटर कहाँ पर है। अब बेस और नोलन समझ चुके थे कि इस क्रिएचर को सिर्फ रोशनी से ही हराया जा सकता है, तो वह लोग मैप को फॉलो करते हुए जनरेटर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये लोग वहां तक पहुंचने जाते हैं, लेकिन उससे पहले इन्हें रास्ते में एक स्केलेटन दिखता है और ऐसा लग रहा था जैसे ये इंसान भी इसी क्रिएचर का शिकार बना होगा। वहीं दूसरी तरफ कोई नहीं को बाथरूम जाना पड़ता है, तो रेज उसके के साथ जाता है। एक जगह पर आकर यह खड़े हो जाते हैं और रेजी उसे थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन फिर भी पता नहीं किस तरह से वो कीचर उसे अपने साथ उठाकर ले जाता है। अंग्रेजी कार्ड को भी बुला लेता है और यह दोनों मिलकर रेजी को ढूंढने लगते हैं। अब अंधेरे रास्तों से गुजरते हुए इन्हें उस क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करते हुए ये लोग एक कोने में पहुंच जाते हैं, एक अंधेरे कोने में। यहाँ पर इन्हें कोई नहीं तो मिल जाती है, लेकिन उसे देखकर इनकी हालत खराब हो जाती है। कोई नहीं के ऊपर वो क्रिएचर लेता था, उसने उससे जकड़ रखा था। अब कोई को बचाने के लिए रेजी उसे पर आंख से हमला करता है और इससे कोई नहीं तो बैठ जाती है, लेकिन वह रेजी को पकड़ लेता है और कोई नहीं बस देखते ही रह जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए। वही उसी वक्त बेस और नॉलेज जनरेटर ऑन कर देते हैं और इस पूरी जगह में रोशनी हो जाती है और आखिरकार उसे क्रिएचर को यहाँ से भगाना ही पड़ता है। कहाँ पर था खैर, अब ये तीनों यहाँ से नोलैंड और बेस को ढूंढने के लिए निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्हें सबको एक साथ रहना होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी सेफ नहीं है। वही जनरेटर ऑन करते ही बेस और मलल को वहाँ की हालत दिखती है। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर कोई रहता हो। दीवार पर बहुत सारे मिसिंग पोस्टर लगे हुए थे, क्रिएचर के स्केचेस बने हुए थे, कुछ पेपर थे और एक डायरी जिस पर ऑरविये का नाम लिखा हुआ था, और ये वही लड़का था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में भागते हुए देखा था। ये 40 साल पुरानी बात है। ली और सार्पी और उसकी बहन ऐसे ही टहलते टहलते इस क्रिएचर की टनल में पहुंचे। दिए एडवेंचर बहुत पसंद था, लेकिन कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बहन की जान कैसे ही एडवेंचर में भी क्रिएचर के हाथों। उसे वक्त उसकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया, न उसके पेरेंट्स ने न पुलिस ने, लेकिन गुइयो ने अपनी खोज जारी रखी। 20 साल बाद वो वापस आ गया इस टनल में। इसी को उसने अपना घर बना लिया और यही रहकर इस क्रिएचर के बारे में सारे क्लोज इकट्ठा करने लगा। उसे भी इस क्रिएचर के लाइट सेंसिटिव होने के बारे में पता था, इसीलिए उसने एक हाई वोल्टेज मशीन बनाई जिसकी रोशनी से वह क्रिएचर को काबू कर सकते थे। लेकिन इसके पूरा होने से पहले ही उनकी भी जान चली गई थी और अब उसके पूरे 20 साल बाद इनका ग्रुप इस भूल भुलैया में आप फंसा है। इन्हें यहाँ पर पता लगता है कि यह क्रिएचर एक पैरासाइट की तरह है, जो कि इंसानों और जानवरों के ब्लड से खुद को जिंदा रखता है, और पहले से ही इन दो पर हमला हो चुका था। रिजी तो फिर भी ठीक था, लेकिन उसने का लिया था। पहले तो इन 5 का प्लान इसन से बाहर निकलना था, लेकिन इन्हें अब रियलाइज होता है कि इन्हें गोलियों का अधूरा काम पूरा करना चाहिए, वरना इस तरह से ही क्रिएचर आदेश शहर को खा जाएगा। और वैसे भी उस क्रिएचर के जिंदा रहते हुए यह लोग यहाँ से जा भी नहीं सकते थे।
कोई बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, वह ज्यादा भाग नहीं पाएगी। इसीलिए लोग एक प्लेन बनाते हैं। वो गोलियों की उसे मशीन को ढूंढ निकलते हैं और उसके सभी कनेक्शंस आपस में जोड़ देते हैं। अब ये मशीन काम के लायक बन चुकी थी तो नोलन एक बार फिर से जनरेटर ऑफ कर देता है। रेडियो की आवाज और कोई नहीं के खून से उस कीचड़ को बाहर निकलने के लिए जाता है। यह था मशीन के सामने आते ही बेस जनरेटर ऑन कर देगी। रोशनी से ये क्रेचर अंधा हो जाएगा और तब जलाकर मार देंगे। खरब ये लोग अपना प्लेन शुरू कर देते हैं और वह टीचर इनके सामने भी आ जाता है। लेकिन जनरेटर का हैंडल इतना ज्यादा टाइट था कि बेस उसे उठा ही नहीं पाती। क्रीचर के एकदम सामने था, वो उसकी सांसें सुन सकता था। अब नोलन उसे बचाने के लिए आवाज करके उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। बीच भी इसी तरह से आवा करती हेल को बचाने के लिए। अब एक बार फिर से ये इसको खून से ललचाकर उस मशीन के पास लेकर आते हैं और नोल पूरी जान लगाकर उस हैंडल को खींचता है और अचानक से हाई वोल्टेज रोशनी से पूरा कमरा भर जाता है और इस बार इस टीचर की हालत खराब हो जाती है। तीनों लड़के मिलकर उस क्रीचर पर हमला कर देते हैं और वो दो लड़कियां में फॉलो करते हुए बाहर की तरफ वो भागती है। बाहर सुबह हो चुकी थी और दिन की रोशनी में वो टीचर इनका कुछ नहीं उखाड़ सकता था। इन्हें लगता है कि शायद ये बच गई, लेकिन इन्हें गलत साबित करते हुए पीछे से वो क्रिएचर आ जाता है। बेस और क्वीन डर जाती है, लेकिन असल में ये उनके प्लान का ही एक हिस्सा था। हम टनल के अंधेरे से तीनों लड़कों को हाथ में मशाल लेकर इसी तरफ आते हुए देखते हैं। सामने सूरज की रोशनी थी और पीछे आज यह क्रीचर इनके दाल में फंस चुका था और मौका देखते हुए उसे क्रिएचर में आग लगा देते हैं। इनके सामने ही एक क्रिएचर आग में जलकर इनके सामने ही रख बन जाता है और आखिरकार ये पांचों सेफली उस टनल से बाहर निकल पाते हैं। अब कोई नहीं का इलाज किया जाता है और यह लोग पुलिस को भी बताते हैं, लेकिन इन पर यकीन कोई नहीं करता। अब अगले दिन एक ऑफिस आते तो है चेक करने के लिए और उन्हें यकीन था कि उन्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन टनल में इंटर होते ही किसी जान देती है और अचानक उनका टॉर्चर खराब हो जाता है और हमें उसके पीछे अंधेरे में वही क्रीचर नजर आता है। इस ऑफिसर के साथ क्या होता है यह तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन अंधेरे में इसकी चीखें सुनाई देती है, यानी कि यह भी इस क्रिएचर का शिकार बन गया। और इसी के साथ यह फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है।